नमस्कार, इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम हाई रेट सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लैरिफायर्स यानी HRSC में आने वाली एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जो अच्छे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर्स का दिमाग चकरा देती है। सोचिए, क्लैरिफायर के सेंटर वेल में pH 4 है, यानी पानी बेहद एसिडिक है, लेकिन वही पानी जब ओवरफ्लो होता है तो उसका pH अचानक से 11 हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पैराडॉक्स है और आज हम इसी मिस्ट्री को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए इस डीप डाइव में उतरते हैं। दोनों जोन्स के बीच का ये कंट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ अपना सेंटर वेल है जहां पानी हाईली एसिडिक है और ठीक दूसरी तरफ ओवरफ्लो है जो हाईली अल्कलाइन है। अब सवाल ये है कि एक ही टैंक में इतना बड़ा फर्क आखिर आ कैसे सकता है। नॉर्मल प्रोसेस में तो सेंटर वेल में ही केमिकल्स मिक्स होने के बाद pH 10 या 11 आना चाहिए था। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? असल में इस समस्या की शुरुआत होती है यहाँ से। जब इनलेट हार्डनेस 2000 से 2600 ppm के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, तो प्लांट्स को मजबूरन एक बहुत बड़ी मात्रा में लाइम और सोडा सिस्टम में डालना पड़ता है। और जब इतना सारा भारी केमिकल एक साथ अंदर जाता है ना, तब फ्लो और मिक्सिंग ये दोनों सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स बन जाते हैं। पहला हिस्सा, डेंसिटी और मिक्सिंग का फेल होना। आइए इस फिजिकल क्लू को समझते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है वो इनके वजन का अंतर है। पानी की डेंसिटी लगभग 1.0 होती है, लेकिन हाइड्रेटेड लाइम की डेंसिटी 2.2 से लेकर 2.3 तक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रेटेड लाइम पानी से दुगने से भी ज्यादा भारी होता है। इसलिए ये तुरंत घुलने का विरोध करता है और किसी भारी पत्थर की तरह सीधा नीचे जाना चाहता है। इस कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी के एक सिंपल चीनी के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक गिलास ठंडे पानी में चीनी डालकर बिना हिलाए छोड़ देने पर वो भारी होने के कारण सीधा नीचे बैठ जाती है। ऊपर का पानी बिल्कुल फीका रह जाता है और आखिरी घूंट बेहद मीठा। ठीक यही क्लैरिफायर में हो रहा है। भारी लाइम सीधे बॉटम में बैठ गया है और ऊपर सेंटर वेल का पानी बिना रिएक्ट किए pH 4 पर ही रह गया। इस समस्या को जड़ से समझने के लिए इस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, जिसे हम G वैल्यू कहते हैं। आसान शब्दों में ये वाटर ट्रीटमेंट में उस मिक्सिंग पावर को नापने का तरीका है जो केमिकल्स को प्रॉपर्ली तोड़ने और घोलने के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल फ्लैश मिक्सिंग पूरी तरह से हाई G वैल्यू मेंटेन करने पर ही निर्भर करती है। अगर G वैल्यू कम होगी तो उन भारी केमिकल्स को नीचे बॉटम में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इसे एक वॉशिंग मशीन के उदाहरण से रिलेट करके देखिए। अगर वॉशिंग मशीन का चक्कर बहुत धीमा घूमेगा तो सारा डिटर्जेंट नीचे ही फंसा रहेगा और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ दिखेगा। अगर सेंटर वेल का एजिटेटर एक प्रॉपर्ली ताकतवर वॉर्टेक्स यानी भंवर नहीं बना पा रहा, तो वो बिल्कुल एक स्लो वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। वो लाइन को मिक्स करने की बजाय बस बॉटम में जमा होने दे रहा है। दूसरा हिस्सा, फिल्टर इफेक्ट की सच्चाई। अब हम इस मिस्ट्री के दूसरे पहलू को देखेंगे। इस पूरी उलझन का असली गुनाहगार ये कोट बहुत खूबसूरती से बताता है। क्लैरिफायर अब एक मिक्सिंग टैंक की बजाय एक लाइम बेड फिल्टर की तरह काम कर रहा है। जो भारी लाइम एजिटेटर की कमजोरी के कारण नीचे गिरा था, उसने अब क्लैरिफायर के सबसे निचले हिस्से में एक मैसिव pH 14 की हाईली अल्कलाइन लेयर बना ली है। इसे ही हम स्लज ब्लैंकेट कहते हैं। अब यहाँ होता है टी बैग इफेक्ट। क्लैरिफायर का डिजाइन एक वी शेप फ्लो बनाता है। पानी पहले सेंटर वेल से नीचे आता है और फिर बॉटम से टकराकर ओवरफ्लो की तरफ ऊपर उठता है। एसिडिक पानी लाइम को घोलने के लिए एक परफेक्ट सॉल्वेंट होता है। तो जब सेंटर वेल का एसिडिक पानी बॉटम में बैठे लाइम ब्लैंकेट के अंदर से गुजरता है, तो वो लाइम से एल्कली चुरा लेता है और ओवरफ्लो तक आते आते pH का स्पाइक अचानक से 11 तक पहुंचा देता है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। तीसरा हिस्सा, समाधान और इलाज। इसे ठीक करने के 4 अहम कदम। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इन 4 स्टेप्स को बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करना होगा। इन कदमों का एक ही बड़ा मकसद है, लाइम को जबरदस्ती सेंटर वेल में ही मिक्स कराना और उसे किसी भी हाल में बॉटम में बैठने से रोकना। ये पहला स्टेप सबसे जरूरी है। VFD पैनल पर एजिटेटर की स्पीड बढ़ाना और गियर बॉक्स चेक करना प्राइमरी टास्क है, लेकिन ऑपरेटर्स को फिजिकली सेंटर वेल में झांककर वॉर्टेक्स यानी भंवर बनने का विजुअल टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर पानी बिल्कुल शांत दिख रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि मिक्सिंग बिल्कुल जीरो है और एजिटेटर ठीक से काम ही नहीं कर रहा। दूसरा स्टेप एक बहुत ही बढ़िया प्लांट जुगाड़ है।
डोजिंग पाइप की लोकेशन ऐसी जगह शिफ्ट करनी चाहिए जो ठीक इम्पेलर के सक्शन जोन के ऊपर हो। इसके अलावा बॉटम वाल्व से उस पुराने स्लज को फ्लश करना भी उतना ही अहम है। और साथ ही 1 लीटर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यानी SVI टेस्ट ज़रूर किया जाना चाहिए। ये टेस्ट तुरंत बता देगा कि आउटर जोन में कितना अनरिएक्टेड लाइम छिपा हुआ है। और ये आखिरी कदम तो नॉन नेगोशिएबल है। हमेशा याद रखिए, अगर लाइम को एक गाढ़े पेस्ट की तरह सिस्टम में डाला जा रहा है तो वो तुरंत नीचे की तरफ भागेगा। लाइम स्लरी को डोजिंग टैंक में डाइल्यूट यानी पतला करना बहुत जरूरी है। और डोजिंग पंप से निकलने से पहले लाइम डोजिंग टैंक में कंटिन्यूस मैकेनिकल स्टीयरिंग होती रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये एक बड़ा और ज़रूरी सवाल हम सबके सामने है। डेली प्लांट डेटा को इस नए नज़रिए से देखा जाना चाहिए। सोचना यह है कि क्या क्लैरिफायर सच में एक ट्रू मिक्सर की तरह काम कर रहा है या वो सिर्फ अनरिएक्टेड केमिकल्स को अपने बॉटम में छुपा रहा है। इन नए कदमों से पूरी उम्मीद है कि क्लैरिफायर से जुड़ी ये पीएच मिस्ट्री अब हमेशा के लिए सुलझ जाएगी।